So, good evening, students. So, this Good is evening, our sir. lecture 11 on RCC और हम इसमें स्टार्ट करेंगे डबली reinforced सेक्शन। डबली reinforced sections के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे with the help of design philosophy, working stress method of design। हमने ओवरव्यू देखा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डबली रीइंफोर्स सेक्शन का क्या मतलब है। हमने देखा था कि भाई हमारी दो कंडीशंस अगर आपके पास अवेलेबल है, दो कंडीशंस कौन सी है? अगर आपकी साइज ऑफ बीम साइज ऑफ बीम अगर आपका फिक्स्ड है, साइज ऑफ बीम मतलब बी एंड डी, विड्थ एंड डेप्थ, ये अगर आपके फिक्स हैं तो जो आपका बीम होगा, जो बीम होगी आपकी, उसको मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन की तरह हम डिजाइन करेंगे ही करते हैं। ये बैलेंस सेक्शन की तरह हम डिजाइन करते हैं। और वो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो बैलेंस सेक्शन कितना होता है हम देख चुके थे सिंगली रीइंफोर्स के लिए भी, क्यू बी डी स्क्वायर के लिए हमारे को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ अगर ये जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन की जो कैपेसिटी है वो अगर अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट से, जो आप बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हो, अगर बीम पे कोई बेंडिंग मोमेंट है, मान लीजिए बीम पे पर्टिकुलर कोई बेंडिंग मोमेंट है 300 किलो न्यूटन मीटर का, मान लीजिए 300 किलो न्यूटन मीटर का, मतलब 3003 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट बीम पे अप्लाई हो रहा है, और ये बेंडिंग मोमेंट इस रेजिस्टेंस कैपेसिटी के बीम के से ज्यादा हो जाता है, अगर मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। मान लीजिए कि भाई बीम की कैपेसिटी है कितनी, 2500 किलो न्यूटन मीटर, और बीम पे अप्लाई हो रहा है लोड कितना, 2500 से भी ज्यादा, 3000 का। तो इसका मतलब रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है, तो बीम क्या होगी, आपको रिइंफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी बीम की बेंडिंग मोमेंट अप्लाई ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है। तो इस केस में आपको जो बीम अब आप डिजाइन करते हो, वो आप डिजाइन करते हो, पहले हमने देखा था ओवर रिइंफोर्स सेक्शन की तरह हम डिजाइन कर लेते थे, बट ओवर रिइंफोर्स सेक्शन हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम प्रेफर क्या करेंगे, डबली रिइंफोर्स सेक्शन। तो अगर ये कंडीशन आपकी आ जाती है कि बेंडिंग मोमेंट बीम पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन कैसे निकालोगे, क्यूबीटी स्क्वायर से। क्यू कैसे निकालोगे, 1/2 सी इंटू जे इंटू के, पता है डेप्थ पता है, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से पता कर लोगे, बेंडिंग मोमेंट आपको देख लोगे। अगर ज्यादा आ रहा है तो अब आप क्या करोगे, इन दिस केस, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, इन दिस केस द सेक्शन जो हमारा होगा कैन बी डिजाइन, सेक्शन कैन बी डिजाइन एज, या तो हम ओवर रीइंफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन कर सकते हैं जो हमने पहले करा था, रीइंफोर्स ओवर रीइंफोर्स सेक्शन की तरह हम डिजाइन करते हैं, बट हम इसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो फेलियर होता है वो कैसा मिलता है आपको, ब्रिटल फेलियर मिलता है अगर आप इससे डिजाइन करोगे तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो बाकी दूसरा हमारे पे क्या ऑप्शन रहा, दूसरा ऑप्शन रहा हमारे पे डबली रीइंफोर्स सेक्शन की तरह हम डिजाइन करेंगे। हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के जैसे डिजाइन करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ऑलवेज प्रेफर्ड। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेंडिंग मोमेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है तो आप बीम डिजाइन करोगे या तो ओवर रिइंफोर्स सेक्शन की जैसे या फिर डबली रिइंफोर्स, बस इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे, ब्रिटल फेलियर होता है, क्योंकि जब भी अगर हम डिजाइन करेंगे तो हम प्रेफर किसको करेंगे, डबली रिइंफोर्स सेक्शन को। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है। डबली रीइंफोर्स सेक्शन शुड बी डिजाइन कीपिंग द बीम एज बैलेंस सेक्शन। बीम को हमारे को किस तरह रखना पड़ता है, बीम को हमेशा हमेशा बैलेंस सेक्शन की जैसे हम डिजाइन करते हैं, बीम को हम हमेशा बैलेंस सेक्शन के जैसे रखना पड़ेगा, तब हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है। नाउ एनालिसिस पार्ट में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे एनालिसिस में। जैसे हमने सिंगली रीइंफोर्स बीम के लिए देखा था, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपके कंक्रीट एंड स्टील है टेंशन साइड पे, और कंक्रीट एंड स्टील ऑन टेंशन साइड, स्टील ऑन टेंशन साइड, provisions are same
as singly reinforced section। जो आपके सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन के प्रोविजंस थे वो आपके सेम रहेंगे डबली रीइंफोर्स सेक्शन में भी, कंक्रीट और स्टील के टेंशन साइड, है ना? क्लियर है? तो जैसे आपके क्या मैं बात करता था फॉर कंक्रीट, और अगर मैं कंक्रीट की बात करता हूँ तो जो आपके एक्चुअल स्ट्रेसेस सी ए इज लेस देन सिग्मा सी बी सी होते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने होते थे आपके? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट में मैक्सिमम कितने होते हैं? सिग्मा सीबीसी तक ही होते हैं, सिग्मा सीबीसी तक। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन। तो कंक्रीट के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस यही होते हैं। स्टील की मैं बात करता हूं अगर, फॉर स्टील जो आपके एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील क्या होते हैं? सिग्मा एसटी से हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं। परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील में कितने होते हैं? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस ये हम सब पढ़ चुके हैं। स्टील में कितने होते हैं? सिग्मा एस टी होते हैं। इनकी वैल्यूज हम आईएस कोड से देख लेते हैं, पेज नंबर 95 पे है शायद ये। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पेज नंबर 94 पे या 93 पे। ठीक है, एनालिसिस में ये सब पार्ट तो आपका क्या है? सेम है। अब इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में हम बात करते हैं, और इक्विवेलेंट एरिया, इक्विवेलेंट एरिया की हम बात करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट हम बात करते हैं जब, अगर आपको स्ट्रेसेस लिखने हैं और एरिया लिखना है तो मैं बात करता हूँ पहला पार्ट क्या? एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हम क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट? इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बताओ, कोई बताएगा? एरिया ऑफ स्टील को कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू व्हाट? एम इंटू ए एस टी। वेरी गुड। M/AST। हाँ, एरिया ऑफ स्टील हम कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट? इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी एरिया ऑफ स्टील लिखना है तो। सिमिलरली सेकंड पार्ट, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। स्ट्रेसेस इन कंक्रीट कितने हो जाते हैं? स्ट्रेसेस इन कंक्रीट डी ए बाय एम। स्ट्रेसेस क्या हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट एरिया में? स्ट्रेसेस मॉड्यूलर रेशियो यस से सर। डिवाइड करते हैं, या फिर सिग्मा एस टी बाय एम, है ना? मतलब स्ट्रेसेस लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट तो मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर दो, और एरिया ऑफ स्टील के टर्म में लिखना है आपको इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, एम एस टी कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? स्ट्रेसेस इन स्टील क्या हो जाते हैं? स्ट्रेसेस इन स्टील क्या हो जाएंगे बताओ? मल्टीप्लाई हो जाएगा स्ट्रेसेस इन स्टील के लिए। स्टील के स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे? एम इंटू स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। ठीक है, तो इस तरह आपको ये टर्म्स हमारे क्लियर है। नाउ कंप्रेशन साइड की हम बात करते हैं, अगर कंप्रेशन साइड, क्योंकि देखो टेंशन साइड में तो आपको पता है कंप्रेशन साइड, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपका सेक्शन हुआ करता था, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस। देखो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में हमने क्या करा था? रीइंफोर्समेंट हमने टेंशन साइड प्रोवाइड करी है हर बार। ये टेंशन साइड है, ये आपका हमेशा होता है कंप्रेशन साइड। ठीक है, तो स्टील हमने कंप्रेशन टेंशन साइड में प्रोवाइड कर रखा था, कंक्रीट हमारा यहाँ पे था, तो हमारी जो एनालिसिस थी वो सेम थी। नाउ अब मुझे इस स्टील को कंप्रेशन साइड भी प्रोवाइड करना है, तो कुछ चेंजेस आएंगे भाई। कंप्रेशन स्टील अगर यहाँ पे आएगा तो कुछ स्टील के लेवल पे इसके स्ट्रेसेस भी जनरेट होंगे कंप्रेशन स्टील की वजह से, वो हमारे को नोट करने पड़ेंगे। तो कुछ इस रीइंफोर्समेंट को हम कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे को कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे हम यहाँ से इस रीइंफोर्समेंट को इस साइड से कंक्रीट के सरफेस से कवर प्रोवाइड करते हैं, इस वाले रीइंफोर्समेंट को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक। उसको हम बोलते हैं डी, स्मॉल में सबसेट में लिखते हैं सी। मतलब जो आपका कवर है फॉर कंप्रेशन स्टील, कवर किसके लिए? कंप्रेशन स्टील के लिए, डीसी से मैं डिनोट करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली स्टील लगाएंगे तो इसके स्ट्रेसेस भी आएंगे, उसको भी हम डिनोट करते हैं। तो इन सब की जब एनालिसिस हम करते हैं तो हमारे को चेंजेस आ जाते हैं, वही हम पार्ट देख रहे हैं। कंप्रेशन साइड में क्या हो जाएगा? कंप्रेशन साइड में हम जो एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ स्टील, जो आप एरिया ऑफ स्टील लिखोगे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट एरिया जो कंप्रेशन साइड में जो लिखोगे ना वो क्या लिखोगे आप? 1.5 टाइम्स इंटू एम इंटू ए एस सी लिखोगे। क्या लिखोगे?
1.5 टाइम्स m इंटू ASC, ये होगा एरिया ऑफ स्टील। सर ये 1.5 टाइम्स ही क्यों हुआ सर? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, पूरा रीजन बताता हूँ उसको, ठीक है ना। 1.5 टाइम्स m इंटू ASC लिखोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपका सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पे। ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। अब आपका रीइंफोर्समेंट टेंशन साइड में यहाँ पे पड़ा रहता था, अब आपका रीइंफोर्समेंट कॉम्प्रेशन साइड में भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई ये आपकी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो तो हमारा क्या होता है, स्मॉल टी होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है यहाँ से यहाँ तक, इसके सेंटर तक। मैंने अभी बताया था इस कॉम्प्रेशन स्टील के सेंटर से ऊपर कंक्रीट के सरफेस तक का भी कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको मैं बोलता हूँ मैं डीसी। क्या बोलता हूँ, डीसी। मतलब टॉप कंक्रीट के सरफेस से रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्रेशन स्टील के लिए कवर प्रोवाइड कर रहा है, कितना डीसी प्रोवाइड कर रहा है। इफेक्टिव डेप्थ यहीं से कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल डी। क्लियर। ये आपका जो एरिया ऑफ स्टील है, ये आपका क्या है, एरिया ऑफ स्टील आप लिखोगे इन कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन फेज है ऊपर वाला, तो मैंने एरिया ऑफ स्टील क्या लिखा, ASC लिखता हूं मैं इसको, व्हाट, ASC। इसको मैं क्या लिखता था, ये क्या लिखता था, एरिया ऑफ स्टील लिखता था, AST लिखता था। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ ये आपका क्या है, एक्स ए है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, ठीक है। अब आप इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में लिख दो उसको, फिगर को बना दो। इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में आप क्या बना देते हो, लिख देते हो। ये आपने इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बना दिया, ये आपका रिइंफोर्समेंट बना दिया, ये आपका जो बना दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा ये। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, रिइंफोर्समेंट यहाँ पे भी है, ये भी आपका रिइंफोर्समेंट आपने कॉम्प्रेशन साइड पे ही लगा दिया। नाउ ये आपका एक्चुअल डेप्थ है एक्स ए, ठीक है। ये आपका क्या है, डीसी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डीसी, ये कवर है आपका, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस बच जाएगा इसके सेंटर से, ये कितना डिस्टेंस बचेगा बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बताइए। इस फिगर से देखो डी ये, माइनस बाई टू। डी माइनस, ये कौन सा डीसी बाई बढ़ेगा, टू। हाँ। डी माइनस डीसी होल ब्रैकेट के, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टू से, तो ऊपर वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ऊपर वाला जो बतेगा, ये डीसी है यहाँ से लेके यहाँ तक, रिइंफोर्समेंट के यहाँ तक, ये कितना है डीसी। और ये टोटल कितना था यहाँ से यहाँ तक, एक्स ए, ये एक्स है एक्चुअल डेप्थ, तो एक्स से मैं से डीसी हटा दूंगा तो ये बच जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स ए माइनस डीसी। यस, यस और नो, ओके। नाउ ये डिस्टेंस इसके सेंटर तक, ये कितना बचेगा, यहाँ से देखो ये डी है, स्मॉल डी, और ये पार्ट आ रहा है, ये इतना माइनस करना है, डी माइनस, कितना माइनस करना है, एक्स से, एक्स से। क्या मिल जाएगा, डी माइनस एक्स, ठीक है। नाउ स्ट्रेसेस बना देता हूँ मैं, स्ट्रेसेस, स्ट्रेस डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका लेवल ऑफ, ये आपके स्ट्रेसेस हैं। अब ये स्ट्रेसेस, ये तो क्या है आपके स्ट्रेसेस, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम। अब देखो, ये तो आपके कौन से स्ट्रेसेस थे, सी ए, सी ए मतलब एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में एक्चुअल स्ट्रेसेस हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं ऊपर टॉप सरफेस पे। अब ये जो आपका रीइंफोर्समेंट आपने यहाँ पे डाला है, इस लेवल पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस होंगे ना, आए होंगे। मान लो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ सी डैश, मान लीजिए ये जो हमारे स्ट्रेसेस हैं, सी डैश के हैं हमारे स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील। कॉम्प्रेशन स्टील कॉम्प्रेशन साइड में है, कॉम्प्रेशन साइड क्यों बोल रहे हैं, ये कंक्रीट होता है यहाँ पे, इस साइड पे हमारा स्टील आया है, ये स्टील आया है, इसके वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इसको हमने क्या बोला, सी डैश। होंगे नहीं होंगे, यस और नो, भाई स्टील की वजह से स्ट्रेसेस आएंगे, सी डैश आ रहे हैं, ये एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट है, ठीक है। ये कौन से स्ट्रेसेस होंगे स्टील के, ये तो आपके स्ट्रेसेस टी ए बाय एम होते ही है। ये आपका क्या डायग्राम बन गया, स्ट्रेस डायग्राम। ये आपका क्या बन गया डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। ये फिगर क्लियर है पूरा, इज यस दिस सर। फिगर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। कॉम्प्रेशन स्टील डाला है मैंने, कॉम्प्रेशन साइड, तो इसकी वजह से ये आपका कवर है, कॉम्प्रेशन स्टील के लिए कवर भी प्रोवाइड करेंगे हम।
तो ये आपका डिस्टेंस ये एक्स ए है, और ये आपका जो रीइंफोर्समेंट का ये डिस्टेंस बचेगा, कितना बचेगा, टोटल है एक्स से यहाँ से यहाँ तक, ये डीसी है तो एक्स ए माइनस डी सी बचा, ये आपका क्या बच जाएगा, डी माइनस एक्स ए। ओवरऑल कितना है, डी, और ये एक्स ए से माइनस करें। और मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाया मैंने, मतलब मेनली आपको ये दिखाया अभी कि कॉम्प्रेशन स्टील पे भी स्ट्रेसेस आएंगे, वो सी डैश में बोल रहा हूँ, ठीक है। बट अभी हमने देखो 1.5 टाइम्स एमएएससी लिखा हुआ है, अभी देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका दूसरा पार्ट अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट तो हमने बात कर लिया एरिया ऑफ स्टील की। एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट हम क्या लिखेंगे, 1.5 टाइम्स एमएएससी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा पार्ट आप लिखोगे स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, stresses in concrete at the location, at the location of compressive steel। compressive steel पे जो लोकेशन पे स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं उसको हमने किससे डिनोट किया है, सी डैश से, ठीक है, क्लियर। थर्ड पार्ट, स्ट्रेसेस कितने हो जाएंगे कॉम्प्रेसिव स्टील में, स्ट्रेसेस इन कॉम्प्रेसिव स्टील कितने हो जाएंगे, कॉम्प्रेसिव स्टील, कॉम्प्रेसिव स्टील में स्ट्रेसेस कितने हो जाएंगे, वही 1.5 टाइम्स एम ऑफ सी डैश। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस की स्ट्रेसेस है सी डैश, तो स्ट्रेसेस इन कॉम्प्रेशन स्टील में हो जाएंगे 1.5 टाइम्स एम ऑफ सी डैश। ये तीन चीज याद रखनी है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कितना होगा, 1.5 टाइम्स एमएससी। स्ट्रेसेस कितने होंगे कॉम्प्रेसिव स्टील के पे, सी डैश। स्ट्रेसेस कॉम्प्रेसिव स्टील पे होंगे कितने, वो होंगे आपके 1.5 टाइम्स एम ऑफ सी डैश। नाउ यहाँ पे आप रीजन लिख लो उसका, रीजन लिख लीजिए। रीजन क्या लिखिए आप, कि जो 1.5 टाइम्स एम वैल्यू हमने जो यूज की है, 1.5 टाइम्स एम वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन स्टील। हमने कंप्रेशन साइड में जो स्टील यूज किया हुआ है उसमें हमने मल्टीप्लाई किसका करा है, 1.5 टाइम्स एम, 1.5 टाइम्स एम एंड 1.5 टाइम्स एम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू कंप्रेशन स्टील, ड्यू टू किसकी वजह से किया है हमने, क्रीप की वजह से, क्रीप के इफेक्ट को हमने कंसीडर किया है, मतलब 1.5 टाइम्स एम वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन स्टील ड्यू टू क्रीप, क्रीप की वजह से इफेक्ट सर हमारा। ये 1.5 एम के क्रीप की वैल्यू है सर स्टील में। बेटा अभी मैं बता रहा हूँ ना, 1.5 टाइम्स एम वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन स्टील ड्यू टू क्रीप, क्रीप की वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया जाता है, कि इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस या फिर स्ट्रेन, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस या फिर स्ट्रेन इज स्लाइटली, is slightly more than, more than that may be, that may be due to elastic stresses, that may be due to elastic stresses in compression steel, compression steel, due to, or due to combined effect, combined effect of elastic strain and creep। मतलब जो आपकी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी 1.5 टाइम एम वैल्यू हम यूज कर रहे हैं कॉम्प्रेशन स्टील में, ये जो कॉम्प्रेशन स्टील में इस साइड जो ऊपर की स्टील है, इसमें हमने स्टील में क्या यूज किया, कॉम्प्रेशन स्टील। ये किसकी वजह से, ये क्रीप की वजह से, क्रीप की वजह से। और क्या मतलब देखा जा रहा है कि ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है स्ट्रेसेस की और स्ट्रेन की, वो कुछ स्लाइटली मोर होती है, स्लाइटली मोर देन होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन की वजह से या फिर इलास्टिक स्ट्रेसेस की वजह से कॉम्प्रेशन स्टील में, और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन और क्रीप की वजह से। तो इस वजह से जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रखा गया है, वो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर रखा गया है 1.5 टाइम्स ऑफ एम। मतलब 1.5 टाइम्स एम हमने इसलिए रखा गया है क्योंकि जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की वैल्यू है वो स्लाइटली मोर देन होती है एक्चुअल स्ट्रेसेस। इसकी वजह से हमने जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एरिया ऑफ स्टील में करा गया है
1.5 टाइम्स ऑफ एम। तो ये आपका रीजन है 1.5 टाइम्स एम हमने क्यों यूज किया है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन में लिखने के। ठीक है, तो स्ट्रेसेस इन स्टील कितने हो जाएंगे हमारे? स्ट्रेसेस इन स्टील तो हमारे कितने होते हैं? स्ट्रेसेस इन स्टील, स्ट्रेसेस इन स्टील तो हमारे कितने होते हैं? यही होते हैं, यही आते हैं एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील। यस, है ना? सर यस सर। यस, ये होते हैं। अब देखो और एनालिसिस में हम बात करते हैं, तो ये हमारा बस कॉम्प्रेशन साइड में हमने रीइंफोर्समेंट डाला, तो हमारा एक टर्म आया डीसी, एक टर्म आ गया एक्स ए माइनस डीसी, और ये तो हमारा डी माइनस एक्स होता ही था, और एक टर्म आ गया आपका स्ट्रेसेस इन एट द लेवल ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील। ये सेम है, सी ए डी ए बाय एम सेम है, यस और नो? और कॉम्प्रेशन स्टील ये हमारा अलग आया। अब देखो यस इस सर। एनालिसिस में और क्या चेंज होने वाले हैं। देखो अब ये आपका पार्ट क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया कि हम जब भी एरिया ऑफ स्टील लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखेंगे 1.5 टाइम्स एमपीएससी, देन स्ट्रेसेस लिखेंगे इन कंक्रीट एट द लोकेशन ऑफ कंप्रेसिव स्टील, वो कितने होते हैं? सी डैश। हमने देखिए स्ट्रेसेस कितने हैं? सी डैश है एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। अब अगर मैं एनालिसिस के स्टेप्स की बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे? वही क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को मैं किससे डिनोट करता हूँ? क्रिटिकल डेप्थ को एक्स सी से, क्रिटिकल डेप्थ को एक्स सी से डिनोट करता हूँ। कैसे निकालते हैं बताओ? ये हमारा सेम है, एम सी अपॉन टी एम प्लस सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू इंटू डी। डी। यस सर। ये क्या होता है? ये पार्ट, व्हाट इज दिस पार्ट? ओके। के के इंटू के डी, होता है। एक्स सी निकलता है के डी। ये क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। व्हाट इज दिस? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। तो ये तो आपका स्टेप क्लियर है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे सिंगली में निकलती थी वैसे डबली में निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी, बात खत्म। नाउ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी सेम ही निकलेगी। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सेम ही निकलेगा। कैसे निकलता था पहले? कि भाई इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में लिखता था हमेशा। इक्वेट करता था मोमेंट ऑफ एरिया को, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ऐसे करते थे। बट अभी हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये देखो, ये आपका डायग्राम, ये आपका विड्थ है बी, ये एक्स है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। वही करना है आपको, इक्वेट करना है मोमेंट ऑफ एरिया को दोनों साइड में। बस अब आपकी इक्वेशन निकल के आएगी। ये यहाँ पे बस ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकल के आएगी। ठीक है, कैसे करोगे? इक्वेशन में लिखता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे हम। इक्वेट करना है हमारे को। देखो ये आई है आपकी बी इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए बाय 2, ये तो आती थी पहले भी। बी इंटू एक्स ए, ये तो एरिया हो गया, इंटू एक्स लगेगा एक्स ए बाई 2 में। क्लियर? रेक्टेंगुलर का। अब एक और चीज, इस स्टील की वजह से भी मोमेंट ऑफ एरिया ऐड होगा। इस स्टील की वजह से पहले नहीं ऐड होता था यहाँ पे। पहले हमारा क्या होता था? बी इंटू एक्स ए बाई 2 इज इक्वल टू वॉट? एम ए एस टी होते थे, एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एक्स, ये होता था ना? यस और नो? भाई टेंशन साइड तो एम ए एस टी डी माइनस एक्स ही बच रहा है बस। मेरा एम ए एस टी ये क्या है? एम इंटू एस टी है, और टेंशन साइड तो कुछ भी नहीं है, डी माइनस एक्स ही बचेगा। यहाँ पे भी यही आएगा, बस इस वाले में इस स्टील की वजह से मोमेंट ऑफ एरिया और ऐड हो जाएगा। बी इंटू एक्स बाई 2 सेम है, इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स भी सेम है। बस इस स्टील की वजह से इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया और बस अलग आ जाएगा। बस मतलब कुछ ना कुछ ऐड हुआ है हमारा। यस और नो? बी इंटू एक्स बाई 2 मैंने क्लियर करवा दिया। अब आपका ऐड क्या हुआ है? आपके स्टील स्ट्रेसेस के स्टील ऐड हुआ है यहाँ पे, ये इस कॉम्प्रेशन स्टील पे। तो जो आपका स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? 1.5 टाइम्स एम ए एस सी। तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 टाइम्स एम ए एस सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स ए माइनस डी सी। ठीक है, माइनस अब एक यहाँ पे वैकेंट स्टील के स्ट्रेसेस और माइनस हो गए। जो आपका ये जो रिइंफोर्समेंट आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखा है ना आपने, ये हमने क्या लिखा हुआ है? 1.5 टाइम्स एम ए एस सी इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखा है। अब जब आपने 1.5 टाइम्स एम ए एस सी डाला, तो यहाँ पे एक वैकेंट
स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस लेवल पे, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमारे को। तो आपको ये वाला पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा। कितने पोर्शन को? ए एस सी इंटू एक्स माइनस डी सी, मतलब एक एरिया ऑफ स्टील को, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐड किया हुआ 1.5 टाइम्स एम ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी। ये तो आपका एक टर्म आ गया। माइनस करना पड़ेगा आपको ए एस सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी। ये क्यों माइनस किया पोर्शन, पता कोई नहीं बताएगा? सर, समझ नहीं आया ये वैकेंट, वाला सर। कंक्रीट का एरिया घटा दिया जो वैकेंट ड्यू टू कॉम्प्रेसिव स्टील, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेसिव स्टील। अरे मैं बताऊं, देखो यहाँ पे आपने कॉम्प्रेशन साइड में रीइंफोर्समेंट डाला था, क्लियर है? रीइंफोर्समेंट डाला था ना। अब रीइंफोर्समेंट डालने से आपने इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट आपने इसको रीइंफोर्समेंट को यहाँ पे बना दिया। कितना बना दिया? 1.5 टाइम्स एम ए एस सी, ठीक है, इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक्स ए माइनस डी सी। बट इस लेवल पे जब आपने रीइंफोर्समेंट डाला तो वैकेंट स्टील भी बचेगा ना, यहाँ पे वैकेंट पार्ट बचेगा इस, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बनाया था इसी पोर्शन पे, भाई कंक्रीट हट जाएगा ना। तो उस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिखा है ए एस सी एक्स माइनस डी सी वैकेंट है। भाई टोटल मैंने इस पार्ट को मैंने माइनस करा। ये क्या पार्ट था? वैकेंट है, ड्यू टू कंप्रेसिव स्टील की वजह से ये पार्ट ए एस सी एक्स माइनस डी से माइनस करूंगा, इज इक्वल टू व्हाट? एम ए एस टी एक्स ए माइनस व्हाट? डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स। कुल मिला के अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा ना ये वाला पार्ट, किसको नहीं आया समझ में? मुझे नहीं आया सर। आपको नहीं आया राहुल? यस सर, यस सर, नहीं आया। मैं बता रहा हूँ मेरे को, ठीक है? अगर नहीं आया ना आपको समझ में, तो आप क्या कर लो, इस इक्वेशन को स्मॉल कर दो और वो दिमाग में रखो। बी इंटू एक्स बाई टू को क्या लिख सकता हूँ? यस सर, बी एक्स स्क्वायर बाई टू। यस सर, यस और नो? यस सर, यस सर, यस। इसमें अगर मैं 1.5 टाइम्स एम और एक्स से ए एस सी एक्स से माइनस डी सी कॉमन ले लूं इस पूरी इक्वेशन से, दोनों में से यस ए सर, एस सी एक्स से माइनस डी सी, ए एस सी एक्स से माइनस डी सी, तो क्या बच जाएगा? 1.5 एम माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1.5 टाइम्स एम माइनस 1 एम बचेगा। माइनस वन। और ये क्या कॉमन लिया है? ए एस सी ए सी। एक्स से माइनस डी सी। यस सर। यस, इज इक्वल टू व्हाट? एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ये इक्वेशन याद रख ये सकते हो? ठीक, ये ठीक है सर। अबे तो ये ठीक है, तो ये करा क्या है? मैंने माइनस ही तो करा यार। भाई मैंने करा क्या है, देखो 1.5 एम ए एस सी एक्स माइनस डी सी, ये तो आपका क्या था? कॉम्प्रेसिव स्टील की वजह से जो ये आपका इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट हमने बनाया था ना, एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इस लेवल पे हमने डाला था। ये इसकी वजह से जो आपके एरिया है वो क्या लिखते हैं? 1.5 एम ए एस सी, ये 1.5 एम ए एस सी है, इनटू इसका डिस्टेंस कितना है? एक्स माइनस डी सी। अब इस लेवल पे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट की हम बात करते हैं तो कुछ स्टील का वैकेंट, इस स्टील की वजह से क्या हो जाएगा? कुछ पोर्शन वैकेंट होगा। वो वैकेंट कितना होगा? ए एस सी एक्स माइनस डी सी वैकेंट मैंने माइनस कर अब आ दिया, गया सर समझ में। ए एस सी एक्स माइनस डी सी माइनस कर दिया, क्योंकि इन आ टर्म्स गया ऑफ सर, आ गया, आ गया। टोटल में से मैंने इतना माइनस कर दिया। बस अब उसको मैंने क्या कर दिया? ए एस सी एक्स माइनस डी सी को कॉमन ले लिया, 1.5 एम माइनस 1 बच गया, ए एस सी एक्स माइनस डी सी इज इक्वल टू एम एस टी डी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन फॉर डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन जब भी हम लिखेंगे तब इक्वेटिंग करेंगे मूवमेंट को, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इक्वेट करेंगे जब मूवमेंट को, तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी। देखो सिंगली रीइंफोर्स में ये पार्ट नहीं आता था, क्या आता था? इंटू एक्स बाई टू प्लस बस इज इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एक्स। ये पार्ट क्यों आया? कोई बताएगा ये पार्ट क्यों आया? अरे क्यों आया? क्योंकि कॉम्प्रेशन स्टील में हमने डाला है कंप्रेशन स्टील डाला था वो सर, गैप की वजह से। 1.5 एम माइनस 1 ए सी एक्स माइनस डी सी भी मोमेंट ऑफ एरिया हमारे को लेना पड़ेगा। तो आपका दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्लियर है? क्रिटिकल डेप्थ एक्स इज इक्वल टू एमसी अपॉन टी प्लस एमसी से निकलेगा इनटू डी के डी से। एक्चुअल डेप्थ इक्वेटिंग करेंगे बोथ साइड्स, क्या इक्वेशन होगी? बी इंटू एक्स बाई टू प्लस 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी एक्स माइनस डी सी। ये क्या है? देखो देखो व्हाट इज दिस? 1.5 एम माइनस 1 क्या हो गया? ये आपके स्ट्रेसेस,
स्ट्रेसेस क्या है आपका एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रेस इनटू एरिया क्या होता है, फोर्स। व्हाट इज दिस, फोर्स। ये क्या है आपका, लिवर आर्म। ये हो जाता है ना इस तरह का कुछ, मैं अगर मैं एनालॉजी बताऊं, स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स, फोर्स इनटू लिवर आर्म, मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है, एक्स माइनस डीसी, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाली इक्वेशन के लिए। जैसे आपने एम ए एस टी को परपेंडिकुलर, जो आपका मूवमेंट ले रहे थे डी माइनस एक्स से थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मूवमेंट लेना है ना टोटल का, एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए 1.5 m माइनस 1 ए एस सी एक्स माइनस डी सी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। इस तरह आपकी एनालिसिस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की खत्म। तो आपको डिफरेंट सेक्शन की हम बात करते हैं, अगर डिफरेंट सेक्शन की मैं अगर बात कर लेता हूँ, ये पार्ट क्या है आपका, एक्स से एक्सी से कम है, कौन सा सेक्शन है ये, एक्स से एक्सी से कम है, कौन सा सेक्शन है, अंडर इनफोर्स अंडर इन्फोर्स सर, अंडर। अंडर इन्फोर्स्ड। सी ए सिग्मा सीबीसी में क्या रिलेशन होगा, सी ए इज लेस देन सिग्मा सीवीसी, लेस देन सीबीसी। टी ए अपॉन एम सिग्मा एस टी अपॉन एम में क्या रिलेशन होगा, इक्वल। दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब मैं डिफरेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स इज लेस देन एक्सी अंडर इनफो सेक्शन, सी इज लेस देन सिग्मा सीबीसी होगा, और टी ए अपॉन एम स्टील के स्ट्रेसेस मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचे होंगे इस केस में। स्ट्रेस डायग्राम बना दो तुरंत के अंडर इनफोर्स का, कैसे बनाओगे, या आपका टेंशन साइड, या आपका कंप्रेशन साइड, या आपके सी ए को एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट कम रखना है, तो ये आपका कम है, ये मैक्सिमम क्या है सिग्मा सीबीसी, कंक्रीट के मैक्सिमम वाले स्ट्रेसेस, तो ये कम है, तो एक्स ए भी कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गया होगा एक्स ए, यहाँ पे ड्रॉप हो गया होगा, ये आपका एक्स ए वाला लेवल है, तो ये सी ए से मैं यहाँ पे मैच करा दूं, और ये तो बराबर आएंगी सिग्मा एस टी अपॉन एम इज इक्वल टू टी ए अपॉन एम, तो आएंगे ही आएंगे, यस और नो। और ये मान लीजिए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज योर एक्स सी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो ये आपका कंक्रीट वाले स्ट्रेसेस हो गए, ठीक है। तो अगर आपको सिग्मा सीबीसी से मिलाना है तो कहां से मिलाओगे, ये तो क्रिटिकल डेप्थ तक जाएंगे, और ये नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मिलेंगे, सही है स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम ठीक है, ठीक है। दोबारा बनाइए, एक्स से एक्सी से अगर बड़ा है, व्हाट इज दिस सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। सीए और सिग्मा सीबीसी में क्या रिलेशन होगा, इक्वल, टीए अपॉन एम और सिग्मा एस टी अपॉन एम एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील कम होंगे, अरे यस और नो, स्ट्रेस डायग्राम बना दोगे, तुरंत बना दिया करो, ये आपका क्या है, ये एक्स ए है, ठीक है, ये एक्स ए है एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, ये आपका सी ए इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी, ये आपका क्या है टी ए बाय एम है, यहाँ पे आएंगे कहीं ना कहीं सिग्मा एस टी बाय एम, यहाँ पे मान लो क्रिटिकल डेप्थ है एक्स सी, ये स्ट्रेसेस यहाँ से जा रहे होंगे इसके बराबर, या आपने ओवर इनफोर्स का बना दिया, है ना। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं डब्ल्यू इनफो सेक्शन में, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सुनिए थोड़ा, ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का, ठीक है। यहाँ पे आपके टेंशन साइड में स्टील लगा हुआ है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ स्टील एएसटी। यहाँ पे आपके कॉम्प्रेशन साइड में भी स्टील लगा हुआ है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन एएससी, यस और नो, यस, दिस इज योर यस एक्चुअल सर। डेप्थ फॉर न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए,
ठीक है। नाउ स्ट्रेस डायग्राम पे हम देखते हैं, स्ट्रेस डायग्राम इसके अंदर हम देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये स्टील के लेवल पे मैंने बनाया, स्टील के लेवल पे बनाया एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये नीचे नहीं बनाता हूँ, ये हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके कंक्रीट के स्ट्रेसेस, ठीक है, ये आपका स्ट्रेसेस है, ये ठीक है। ये तो आपके कौन सा है, कौन सा फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है, दिस इज, इसके स्ट्रेसेस क्या होंगे, टीए बाय एम, ठीक है। ये आपके कौन से स्ट्रेसेस हैं, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, सी ए, क्लियर। नाउ अब आप देखो यहाँ पे, ये देखिए एक्स ए है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स आता था, दिस इज योर सी वन, कॉम्प्रेसिव फोर्स आता था। इस वाले कंक्रीट के लिए एक फोर्स एक्ट करता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स सी वन, जैसे हमारा एक टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है। यस, यस और नो, कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट करता था ना यहाँ पे पहले, सिंगली रिइंफोर्स में करता था, ठीक है। अब इस स्टील के जो एरिया ऑफ स्टील आपने बनाया है, इसके लेवल पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा, इसके लेवल पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा। मान लीजिए ये आपका व्हाट, सी डैश, ये आपका जो फोर्स है इस कॉम्प्रेशन स्टील के लिए है, सी डैश, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा कुछ ना कुछ, तो मान लीजिए वो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ रहा है, ये मान लीजिए आपका है सी टू, ठीक है, क्लियर है। और ये जो आपकी डिस्टेंस है ऊपर से यहाँ से, ये आपकी डिस्टेंस है, ये सी वन के लिए है वाई वन, और आपका ये सी डैश वाले के लिए है यहाँ से लेके यहाँ तक व्हाट, वाई टू। वाई टू तो किसके बराबर है, यही यही डिस्टेंस कितनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं कौन सी डिस्टेंस क्या लिखता हूँ यहाँ से, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, डीसी। डीसी, डीसी। तो वाई टू की वैल्यू किसके बराबर है, डीसी के ही बराबर, ठीक है। तो वाई वन हो गया कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए, और सी डैश इस लेवल पे एक फोर्स लग रहा है सी डैश, और इन दोनों का क्यूमुलेटिव सी टू लगा है फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स। अब मैं जैसे वाई वन लिखा, ये वाई टू लिखा, अब इन दोनों का मैं रिजल्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सी टू के लिए ये मैं बोल देता हूँ क्यूमुलेटिव, ये है मान लो वाई डैश, ये दोनों का ही रिजल्टेंट है, ठीक है। ये वाई वन है, ये वाई टू है, और इन दोनों का जो कॉम्प्रेसिव फोर्स सी टू है वो आपका रिजल्टेंट है वाई डैश, ठीक है। अब नाउ मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ फॉर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, जनरल फॉर्मूला फॉर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्प्रेसिव फोर्स सी वन क्या हो जाएगा भाई, फोर्स क्या होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, सही है। तो ये आपका क्या है, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन बी, तो भाई कॉम्प्रेसिव फोर्स बताइए, बी इंटू एक्स ए, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया, कॉम्प्रेसिव फोर्स C1 के लिए लिख रहा हूं बी इंटू एक्स ए इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका क्या होता है वही सी ए प्लस 0/2, एवरेज स्ट्रेस की मैं बात करता हूँ, सी ए प्लस 0/2, ये क्या इक्वेशन हो गई, 1/2 बी इंटू एक्स इंटू सी ए, वो इक्वेशन आ गई है, 1/2 बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए। ये एवरेज स्ट्रेस लिखता हूं हमेशा मैं, व्हाट इज दिस, एवरेज स्ट्रेस। अरे एवरेज स्ट्रेस ऐसे देखो ना, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये सी ए है, ये मैक्सिमम वैल्यू सी ए तक है, यहां तक कितनी वैल्यू आ रही है, 0। तो इसका जब भी मैं स्ट्रेस लिखता हूँ, लिखता हूँ सी ए प्लस 0/2, एवरेज स्ट्रेस सी ए प्लस 0/2, दिस इज एवरेज स्ट्रेस, दिस इज योर एरिया। तो स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स, तो ये इक्वेशन लिखिए, 1/2 बी इंटू एक्स इंटू सी ए, यस और नो, कॉम्प्रेसिव फोर्स C1 क्लियर है। अरे तो सिंगली रिइंफोर्स में भी होता था C1 का, तो एम आई ऑडिबल, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना। 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा, C1 फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए, कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस क्या होगा, इसका स्ट्रेस एवरेज स्ट्रेस,
इज सी ए प्लस जीरो। यहाँ पे जीरो, ये सी ए वैल्यू है, ये जीरो वैल्यू है। एवरेज ले लूं तो एवरेज क्या होगा, बाई टू कर दिया, तो सी ए प्लस जीरो बाई टू कर दिया। तो सी ए प्लस जीरो बाई टू मतलब जीरो कुछ नहीं है, तो सी ए बाई टू, वन अपॉन टू इधर लिख दिया ऐसे, और बी इंटू एक्स इंटू सी है, बी इंटू एक्स इंटू सी। बी इंटू एक्स से क्या है, इसका ये एरिया है, बी इंटू कॉम्प्रेशन साइड वाले का, तो ये सी वन फोर्स का काम हो गया, सी वन। ठीक है, लेबर आर्म कितनी है भाई बताइए ना। लेबर आर्म वन, इस फिगर में आप देख लो, ये आपका सी वन फोर्स है। लेबर आर्म क्या होता था, लेबर आर्म क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। तो ये आपका एक फोर्स के लिए लेबर आर्म है, लेबर आर्म वन। तो ये कॉम्प्रेसिव फोर्स कितने पे एक्ट करता था, एक्स ए बाई थ्री पे, तो ये लेबर आर्म वन कितना हो जाएगा, ई माइनस एक्स ए बाई थ्री। यस और नो, यस सर। यस ना, ये तो सेम है ना, सिंगली रीइंफोर्स जैसा चल रहा है। तो मैं यस इसको लिख सर। देता हूँ, अरे यार, तो इसको थोड़ा सा और बता के फिर वाइंड अप कर दूँ। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स का काम हो गया, वन अपॉन टू बी इंटू एक्स इंटू सी है। नाउ लेबर आर्म, लेबर आर्म आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स है, टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है डी माइनस एक्स बाई थ्री। तो लेबर आर्म क्या हो जाएगा वन, लेबर आर्म वन इज डी माइनस एक्स ए बाय थ्री। ठीक है, नाउ सी टू फोर्स क्या होगा आपका, सी टू फोर्स क्या होगा, ये आपके स्ट्रेसेस हैं सी डैश, है ना, सी डैश। सी डैश हमने स्ट्रेसेस देखे थे, कहां पे थे सी डैश, एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, ये आपने देखे थे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दे रहे। स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एट द लोकेशन ऑफ कंप्रेसिव स्टील को मैं डिनोट कैसे करता हूँ, सी डैश से। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रेसेस हो गए सी डैश। अब सी टू वैल्यू लिखनी है, सी टू मतलब कंप्रेसिव फोर्स टू कितना होगा हमारा, भाई कंप्रेसिव फोर्स टू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया ही होगा। अब स्ट्रेसेस कितने होंगे इसके लिए बताओ, इस लेवल ऑफ कंप्रेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट हम कितने लिखते थे, 1.5 m माइनस वन ए एस सी, यही है आपका, ये स्ट्रेसेस थे 1.5 m माइनस वन ए एस सी। अरे स्ट्रेस इंटू एरिया, ये स्ट्रेसेस हैं टोटल, इंटू सी डैश, मतलब आपका जो कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा वो होगा आपका 1.5 m माइनस वन इंटू ए एस सी इंटू सी डैश। दिस इज योर स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। भाई सी टू के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस कितने होते हैं, सी डैश होते हैं, इसका एरिया से मल्टीप्लाई करा, दिस इज एरिया, दिस इज स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव फोर्स निकल गया। नाउ लेबर आर्म टू कितना हो जाएगा बताइए, लेबर आर्म टू, लेबर आर्म टू मतलब यहां से यहां तक का, इस लेवल तक का, जो आपका ये लेवल है ना, ये डीसी है आपका, डी माइनस डी सी हो जाएगा। डी माइनस डीसी, वेरी गुड। मतलब ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स C2 है, ठीक है, इसका जो आपका डी, टोटल डी है स्मॉल डी, मतलब यहां से लेके यहां तक स्मॉल डी है, और माइनस ये डीसी हो जाएगा, डीसी मतलब ये वाला कवर। यहां से मैं लिख सकता हूँ लेबर आर्म को डी माइनस डीसी। ठीक है ना, अब बस आपके देखो क्या क्या ऐड हुआ है, लेबर आर्म टू ऐड हुआ, डी माइनस डीसी, C2 फोर्स आपको ऐड हुआ, क्यों ऐड हो रहे हैं दोनों चीजें, क्योंकि कंप्रेशन साइड में आपने रीइंफोर्समेंट डाला, रीइंफोर्समेंट डालोगे उसके स्ट्रेसेस आएंगे, उसके स्ट्रेसेस आएंगे, उसका एरिया भी अलग होगा इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, एरिया इंटू स्ट्रेस करोगे कंप्रेसिव फोर्स मिल जाएगा, लेबर आर्म भी मिलेगा क्योंकि कवर भी आपको प्रोवाइड करना है। तो ये दो टर्म आपके पास डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन में ऐड होंगे। लेबर आर्म वन वाला काम और C1 वाला काम तो सेम ही है। तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करोगे, compressive force C1 into lever arm 1 plus compressive force C2 into lever arm 2, ये आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। C1 की वैल्यू क्या होती है, देखो अब कैसे लिखोगे, बात करने का तरीका, compressive force स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस मतलब एवरेज स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस मतलब CA प्लस जीरो बाई टू, दिस इज स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया कैसे निकलेगा हमारा, B इंटू एक्स से, तो ये आपका हो गया लिवर आर्म,
वो सॉरी कॉम्प्रेसिव फोर्स, ऐसे फिगर दिमाग में बना लिया करो। ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए, ये दिस इज विड्थ, तो v इंटू एक्स ए रेक्टेंगल का एरिया हो गया, v इंटू एक्स इज एरिया इंटू स्ट्रेस। इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनाता हूं मैं हमेशा, एवरेज, ये जीरो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये सी ए वैल्यू, तो सी ए प्लस 0/2, तो दिस इज योर C1 स्ट्रेस इनटू एरिया। ये आपका हो गया कॉम्प्रेसिव फोर्स। लेवर आर्म कैसे निकालोगे इसकी, लेवर आर्म होती है कॉम्प्रेसिव फोर्स से लेके टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस। C1 जो फोर्स एक्ट करता है वो कितने पे एक्ट करता है, XA/3 पे, तो डिस्टेंस होती है D-XA/3। ये कितना बच जाएगा, स्मॉल D-XA/3। ये तो आपको याद भी है, D-XA/3। तो ये हो गया आपका C1 इंटू लेवर आर्म 1 का काम, ये हो गया आपका लेवर आर्म 1, ये आपका हो गया C1 प्लस C2 कॉम्प्रेसिव फोर्स 2। कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 हो जाएगा आपका 1.5 M-1 इंटू ASC, दिस इज योर एरिया इंटू स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील इज C डैश, जो हमने लिखे थे, देख लो यहाँ पे। स्ट्रेसेस कितने होंगे, स्टील जहां पे कॉम्प्रेसिव स्टील होगा C डैश, और एरिया कितना होगा हम लिख चुके थे, कितना होगा 1.5 M-1, वैकेंट एरिया को मैंने माइनस किया था इंटू ASC, तो ये आपका हो गया C2 फोर्स। व्हाट इज दिस, दिस इज C2 प्लस लेवर आर्म 2 क्या हो जाएगा, लेवर आर्म 2 इज D माइनस ऊपर वाला कवर, ये तो है आपका कैपिट स्मॉल डी ऊपर से लेके यहां तक, और C2 लेवल यहाँ पे है, C2 जो फोर्स था, तो ये आपका पार्ट कितना था, DC था, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 में से टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस मतलब स्मॉल d माइनस DC, so this is your d minus DC, this is what your lever arm 2। ये क्या है आपका लेवर आर्म, ये पार्ट। भाई ये कुछ क्लियर हुआ यस सर, क्लियर हुआ। है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट भाई, डबली रीइंफोर्स सेक्शन में रीइंफोर्समेंट कैसे देखते हैं, कैसे पता करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम अगले 2-3 लेक्चर्स में इस पे डिजाइन कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन पे आएंगे। ठीक है ना भाई, बच्चे ऐड ज्यादा आए नहीं है स्टूडेंट्स।